हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल को। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल को, जिसमें फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। ये क्या है? लीडरशिप क्या हो गया? वो एट द टॉप होता है, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है एक लार्ज एक्सटेंट को कि लॉयल्टी और कमिटमेंट जो एम्प्लॉयज़ के टू द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो इफेक्टिव टॉप लीडरशिप जो होती है वो ओरिएंट्स करती है और मोटिवेट्स करती है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे हो गया? देखिए, टू टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है, ऑर्गेनिस्टिक हो गए। दूसरे हो गए आपके मैकेनिस्टिक, ठीक है ना। तो आपके दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरीके स्ट्रक्चर हो गए। एक तो हुआ आपका ऑर्गेनिस्टिक, दूसरा हो गया मैकेनिस्टिक, ठीक है। ऑर्गेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो टेंड्स टू भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, कोप अप करते हैं आपके प्रेजेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट से, डायनेमिक इन नेचर होते हैं। दूसरी तरफ जो आपके मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हैं, जो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर नहीं है, इसके जस्ट ऑपोजिट है, रिजिड होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन करते रिलेशनशिप को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से स्टैटिक है, यानी कि स्थिर है, और डिज़ाइन किए जाते हैं कैरी आउट करने के लिए कोई भी नियरली फिक्स स्ट्रैटेजी, कोई भी फिक्स स्ट्रैटेजी को किसी रिलेटिव स्टेबल इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर इनिशिएटिव, ड्राइव एंड इमेजिनेशन रिसीव नहीं होता है, इनकरेजमेंट इन अ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये भी एक दो ये फैक्टर्स हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो अफेक्ट करेगा आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल को। फिर उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर जो कि है एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स। ये क्या हो गया? बहुत सारे वेरियस कॉन्स्टेंट्स हो गए जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को किसी भी एम्प्लॉय की। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वालिटी हो गई आपकी, किसी भी न्यू मटेरियल की जो अफेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ न्यू मटेरियल, जो कि अफेक्ट करेगी आपके जो न्यू आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और परफॉर्मेंस कर रहे हैं एम्प्लॉय की। अगर सिलेक्शन जो है मटेरियल का और अदर चीज़ों का एक तरीके से डन करते हैं हम हायर लेवल्स पर ऑर्गेनाइजेशन में, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द वर्कर उस समय अफेक्टेड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ सब सिस्टम। इसमें क्या हो गया? जो एवरी सब सिस्टम होता है वो क्या है? वो एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है जो कि इंटरडिपेंडेंट है। जो मेल फंक्शनिंग हो गया सब सिस्टम का, जो अफेक्ट करेगा अदर सब सिस्टम फंक्शनिंग को। इसके लिए बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस जो हो गया सब सिस्टम की, वो सजेस्ट किया गया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट होना चाहिए एपेक्स से, और जो कि लीड करेगा मोर सिस्टमैटिक और लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट ट्रेसिंग ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि सभी लेवल्स पे होगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड अप्रेजल सिस्टम। एसेंशियल्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट एसेंशियल है वो निकल कर आता है आपका रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या हो गया? जो जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? वो वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। जो वैलिडिटी जो होती है वो क्या होती है? रेटिंग्स की, जो कि डिग्री है जिससे आप ट्रूली इंडिकेट कर सकते हैं जो अंदर की इंट्रिंसिक मेरिट जो होती है, इंट्रिंसिक यानी कि जो आंतरिक मेरिट होती है एम्प्लॉयज की, वो। उसके अलावा जो रिलायबिलिटी ऑफ रेटिंग जो है वो क्या करेगी?
वो एक कंसिस्टेंसी है जिसके बिहाफ पर आपकी रेटिंग्स बन रही हैं डिफरेंट रेटर्स के द्वारा, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे। तो अप्रेजल सिस्टम को प्रोवाइड करनी चाहिए कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंफॉर्मेशन और डेटा जो कि यूजफुल होती हैं डिफेंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ना सिर्फ डिफेंड करने के लिए, इवन चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका जॉब रिलेटेडनेस। जो इवेल्युएटर्स जो होते हैं उनको फोकस करना चाहिए अटेंशन पर जॉब रिलेटेड बिहेवियर की, जो भी जॉब रिलेटेड बिहेवियर होंगे एम्प्लॉयज़ के उस पर और उसके परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि इस तरीके से इस फोकस अटेंशन करने पे बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के कंट्रोल कर सकते हैं और रेटर जो है एक तरीके से फैमिलियर हो सकते हैं उनके ऑब्जर्व बिहेवियर से, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत नेसेसरी है प्रिपेयर करना एक चेकलिस्ट कि किस तरीके से वो ऑब्टेन करते हैं, रिव्यू करते हैं जॉब परफॉर्मेंस को जो रिलेटेड टू जॉब होता है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है थ्रू इवोल्यूशन से वो उस बिहाफ पर कैसे निकल कर आ रही है, क्या नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है, तो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड अप्रेजल सिस्टम में जॉब रिलेटेडनेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है, जो वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस फैक्टर्स है, क्राइटेरियाज है, वो स्टैंडर्ड डेवलप्ड होने चाहिए। तो एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जो अप्रेजल टेक्निक्स है वो इस तरीके से मेजर होनी चाहिए कि क्या वो सपोज टू मेजर करना चाह रहे हैं, किस तरीके से इजी टू एडमिनिस्टर एंड इकोनॉमिकल टू यूज, ठीक है। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल वायबिलिटी। जो टेक्निक्स है वो प्रैक्टिकली वायबल होना चाहिए एडमिनिस्टर के लिए, पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट हो, इकोनॉमिकल टू अंडरटेक वो कंटिन्यूसली, जो कि सपोर्ट करे ऑनलाइन पीपल को, एडमिनिस्ट्रेटर को, इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है ट्रेनिंग टू अप्रेजर। ट्रेनिंग टू अप्रेजर क्या हो गया, जो इवेल्युएटर्स हैं, अप्रेजर हैं, वो प्रोवाइडेड करते हैं एडिक्वेट ट्रेनिंग इवेल्युएट करने में परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय बिना किसी बायसनेस के। तो इवेल्युएटर्स को एक गिवन ट्रेनिंग होनी चाहिए फिलॉसफी में, टेक्निक्स ऑफ अप्रेजल में, तो जिससे ये हेल्प करेगा फैमिलियर होने में उनको एम्प्लॉय के साथ और ओपन कम्युनिकेशन करने में, जो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल होता है गुड अप्रेजल सिस्टम का, ठीक है। तो ओपन कम्युनिकेशन में क्या हुआ, जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वो सिस्टम क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव इन नेचर होना चाहिए, जिससे कि प्रोवाइड किया जा सके एक फीडबैक एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी गोल सेटिंग प्रोसेस। ये हेल्प करते हैं प्लान करने में परफॉर्मेंस को बेटर वे में, और एम्प्लॉय जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेज करने में जो भी परफॉर्मेंस होगी और ऑनगोइंग प्रोसेस होगी इवैल्यूएशन की, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट्स। ये क्या है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिसीव करेंगे एक एडिक्वेट फीडबैक अपनी परफॉर्मेंस का, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल इम्प्रूव कर रही है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, तो बिना किसी विद होल्डिंग अप्रेजल रिजल्ट कोई भी ये सर्व नहीं कर पाएगा पर्पस को। अगर रिजल्ट जो है अप्रेजल का वो नेगेटिव है और अगेंस्ट जा रहा है एम्प्लॉय के, तो ये क्या है, ये इमीडिएटली कम्युनिकेटेड होना चाहिए जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें अपने परफॉर्मेंस को। तो परहैप्स एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट, एम्प्लॉय को अपने रिजल्ट का पता चलना चाहिए जिससे कि वो इनेबल कर सके मैनेजमेंट गेन करने के लिए जो कॉन्फिडेंस है एम्प्लॉयज़ का उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं आपके, जो अप्रेजल सिस्टम है वो उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो ओरिएंटेड होने चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। और ये फुलफिल होने चाहिए जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियल को एम्प्लॉय की और उसके हायर जॉब के लिए। तो इस बिहाफ पे जो अप्रेजल सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू। पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू क्या है, अप्रेजल के बाद एक इंटरव्यू एम्प्लॉय के साथ अरेंज होना चाहिए
जो कि नेसेसरी है सप्लाई करने के लिए फीडबैक, और जानने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। उस अंडर में जब एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रेनिंग नीड्स को, अप्रेजर को अडेप्ट करना चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इंटरव्यू में, जो कि प्रोवाइड करती है काउंसिल इम्प्रूव करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, फिर लास्ट में आता है आपका पीरियड रिव्यू, जो कि सिस्टम है वो पीरियडिकली जो एक टाइम पीरियड है उसके बिहाफ पर इवेल्युएटेड होना चाहिए टू बी श्योर करने के लिए, जो कि कंटिन्यू है टू मीट इट्स गोल्स नॉट ओनली। ये क्या है, ना सिर्फ ये डेंजर है दैट सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो कि बन जाता है साइलेंट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को जो ओरिजिनली एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो कोई भी फर्दर डेंजर नहीं होता ये सिस्टम जो कि रिजिड हो एक टैंगल ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स में। तो इस बिहाफ पर एक पीरियडिकली रिव्यू होना बनता है, जिससे कि पता चल सके कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आपका अप्रेजल सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे आपके जो एम्प्लॉय हैं वो उस चीज़ के अपनी गलतियों को सुधार कर पा रहे हैं, कैसे उनको पता चल रहा है कि उनमें क्या ऐसी चीज़ है जिनको सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके एसेंशियल्स आपके गुड अप्रेजल सिस्टम के। उसके अलावा हमने पढ़ा फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को। तो होप सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर आगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने फर्दर टॉपिक के साथ, या अभी इसमें कुछ हेड रह गया होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले फर्दर हेड के साथ। थैंक यू वेरी मच।